दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। दोस्तों आशा कर सकते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को करने का प्रयास भी आप लोग करते होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी 4.0 टीचर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। यानी देखा जाए कि हर एक एग्ज़ाम जो है अपने निर्धारित समय से तो पीछे चल ही रही है। मतलब जब फॉर्म भरा ही गया है दोस्तों, तो आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम हो ही न जाएगा। जब फॉर्म भर ही दिए हैं तो एग्ज़ाम तो आज ना तो कल होना ही होना है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा दोस्त कि आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरह से करने का प्रयास करें, ताकि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा तो करते हैं, साथ साथ आपकी समाज में इज्जत जो होती है वो सरकारी नौकरी की वजह से बढ़ जाती है। दोस्तों आप गरीब घर में पैदा लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हो के मरिएगा। लेकिन अगर आप गरीब हो के मर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी का गलती है तो आपका गलती है। दोस्तों भगवान जो होते हैं हर किसी को इस प्रकार किए रहते हैं। आप देखिएगा किसी भी मूर्ति में तो भगवान इस प्रकार किए रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छा काम करिएगा तो भगवान आपको उसी में अच्छा काम में ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप गलत भी काम करते हैं तो गलते काम में भी भगवान आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन उसका परिणाम जो होगा आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। लेकिन अच्छा जो काम का परिणाम होता है हमेशा अच्छा ही होता है दोस्तों। इसलिए आप सभी अपने माता पिता के अगर अपने अरमानों को पूरा करने के उद्देश्य से आए हैं दोस्तों, अपने माता पिता के आशाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आए हैं, तो एक बार नवनीत एकेडमी पर अवश्य विजिट करें आप। दोस्तों नवनीत एकेडमी पे मैं अभी सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि एग्ज़ाम काफ़ी आपका नज़दीक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा नहीं है केवल मैथ ही पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मैं इसके पहले जो था एक चैनल मेरा और था, वो मैथमेटिक्स के नाम से था, उसको हटा के नवनीत एकेडमी बना दिया गया है। और नवनीत एकेडमी का मतलब हो गया कि हर एक चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, केवल मैथ्स ही नहीं सिखाते हैं। मैथ्स के साथ साथ आपको रीजनिंग में पढ़ाऊँगा। और एकदम देखिएगा आपको कुछ दिनों के बाद बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी रीजनिंग का भी। और वो बेहतरीन क्लास आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेगी दोस्तों। जिस प्रकार मैं मैथ को अच्छे से पढ़ाता हूँ उस प्रकार रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़ाता हूँ, और वो भी आपके अंदर इसमें डालने का प्रयास करूँगा दोस्तों। आपने रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया तो आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम देते हैं बिहार एसएससी के सॉरी एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है ग्रुप सी और डी का, उसमें आप देखते हैं कि उसमें 50 ठो रीजनिंग रहता है। तो रीजनिंग अच्छे से आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये काम देने वाला है। बैंकिंग का अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ भी रीजनिंग आपको काफ़ी सहूलियत महसूस करने वाला है। लेकिन आज का जो सेशन मैं लेकर आ रहा हूँ ये चीज़ पे मैं बात करते रहूँगा धीरे धीरे। लेकिन नवनीत एकेडमी का मकसद ये होता है कि हर एक चीज़ को आपको इस प्लेटफॉर्म पे लाना। चाहे आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हो, चाहे बिहार एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे का तैयारी करते हो, चाहे चाहे एसएससी के द्वारा करते हैं। क्या सभी में जीके जीएस पूछता है कि नहीं पूछता है? आपका जवाब आएगा क्या दोस्तों? पूछता है। हर एक एग्जाम में जीके जीएस पूछता है, उसी पर हर एक एग्जाम में रीजनिंग भी पूछता है। हर एक एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको मैथ्स भी पूछेगा। इंग्लिश जहाँ तक बात है तो वो रेलवे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एसएससी का अगर आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ा जाएगा दोस्तों। और इंग्लिश भी अच्छा सा पूछता है वहाँ पे, क्योंकि वो स्कोर गाइड करता है। और स्कोर को अच्छा अगर आप लाइएगा एसएससी में तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अच्छे अच्छे पोस्ट जो होते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर, ये सब आप बन सकते हैं दोस्तों। तो एसएससी का भी फॉर्म भरा चुका है सीजीएल का। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स को मजबूत कर लीजिएगा, रीजनिंग को मजबूत कर लीजिएगा, इंग्लिश को, और साथ साथ जीके जीएस का भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के अगर हम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तभी जीके जीएस का महत्व मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ है दोस्तों। पहले जो था एसएससी में उतना नहीं पूछा करता था, लेकिन अभी जो है सिलेबस को एक निश्चित माप माप पे और एक निश्चित क्वेश्चन बेसिस पर आधारित कर दिया गया है। यानी पार्ट बाई पार्ट में उसको बांट दिया गया है। और जब पार्ट बाई पार्ट में बांट ही दिया गया, इसका मतलब है हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप किसी भी अगर नौकरी आप कर लेना है तो किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को लेके चलते हैं तभी आपका नौकरी जो है एकदम निश्चित समय में और बहुत जल्द होने का प्रयास हो जाएगा दोस्तों। अभी तो मैं कोटेशन नहीं लगाया है दोस्तों। अभी बोर्ड पे दोस्तों आप एक अच्छा सा किताब देखते होंगे। यानी ये जो बुक है हमारा बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं 32 सालों में यानी 22 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर में, 14,000 क्वेश्चन का इसमें संकलन है दोस्तों।
क्या किया गया है, 14,000 क्वेश्चन का इसमें संकलन है। 14,000 क्वेश्चन का इसमें क्या किया गया है, संकलन किया गया है। 14,000 क्वेश्चन को इसमें क्या किया गया, पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से, यानी उसका संकलन है कम से कम 14,000 क्वेश्चन का संकलन है। देखिएगा, ये स्पार्क पब्लिकेशन इसको बनाता है और इसको प्रिंट आउट करता है, यानी स्पार्क पब्लिकेशन का ये बुक होता है। यहाँ लिखा हुआ है वन लाइनर सीरीज, क्या लिखा है, वन लाइनर सीरीज रिवाइज एडिशन होता है। यानी बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम को इसमें कवर किया गया है। बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम है उसको भी कवर किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितने एग्जाम हैं। बीपीएससी यहाँ पे कवर है, बीपीएससी, बिहार एसएससी को भी कवर किया गया है, बीपीएसएससी को भी कवर किया गया है, सीएसबीसी, यानी सीएसबीसी कहने का दोस्तों मतलब हुआ केंद्रीय, हमारा जो पुलिस का जो केंद्रीय बिहार में जो केंद्रीय चयन परिषद होती है जो बिहार पुलिस की बहाली को कराता है, उसका है सीएसबीसी, के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी है दोस्तों। यानी सचिवालय सहायक का अगर आप तैयारी करते हैं, बिहार एएसओ का भी तैयारी करते हैं सचिवालय सहायक, तो उसमें भी आ जाएगा। संयुक्त स्नातक स्तरीय को अगर तैयारी करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जीके का जो क्वेश्चन होता है वो ये नहीं होता है कि बिहार एसएससी में पूछ दिया था बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा और वो आपको रेलवे में नहीं पूछेगा। जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं होता है कि वो जीके जीएस केवल इसी का है। क्या किसी के लिखा हुआ है क्या किसी बुक में जो कि बिहार एसएससी में पूछ दिया तो क्या रेलवे में नहीं पूछेगा? वो चीज़ लिखा नहीं मिलता है दोस्तों, ये पूछ ही नहीं सकता है, पूछ सकता है, मतलब सॉरी, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। संयुक्त स्नातक इंटर स्तरीय की तैयारी करते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उसमें भी एसआई, सीडीपीओ की जो पीटी होती है उसका भी क्वेश्चन इसमें है। संयुक्त सिविल सेवा पीटी का भी है। निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी होता है उसका भी क्वेश्चन है। राजस्व कर्मचारी है बिहार एसएससी के द्वारा जो इस काम होता है वो भी है। बिहार न्यायिक सेवा, यानी बिहार न्यायिक सेवा जुडिशियरी जो जिसको बोला जाता है जुडिशियरी का अगर आप तैयारी करते हैं तो जुडिशियरी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का भी संकलन इसमें है। उसके बाद से बिहार पुलिस तो है ही, कांस्टेबल, अंकरक्षक, ऑडिटर, अंकेक्षक ऑडिटर का भी है, व्यवसाय अनुदेशक का भी है, आईटीआई जो है। उसके बाद अमीन की जो बहाली होती है उसका भी है। कक्षपाल होता है, जेल वार्डन होता है उसका है। कारा वीक्षक क्या होता है, मृसरक उसका है। असूल लिपिक है। स्टेनो का होता है। प्रवर्तक और निरीक्षक ईएसआई, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर होता है। जो परिवहन विभाग में दोस्तों ये दरोगा की बहाली होती है। बीएमएस उसके वर्दी पर लिखा रहता है। आप जाइएगा अभी भी ड्यूटी ऑफिस में तो वहाँ पे देखिएगा कुछ दरोगा आपको दिखाई देंगे जिसका वर्दी जो होगा बिहार दरोगा के समान ही होगा, लेकिन अंतर यह है कि उन लोगों को पिस्टल नहीं मिला है लेकिन इन लोगों को पिस्टल मिला है और उसमें बीएमएस लिखा रहता है यहाँ पे। जैसे बिहार पुलिस के कोई अगर दरोगा बनता है तो उसको बिहार पुलिस लिखता है लेकिन उसमें बीएमएस लिखता है, बिहार मॉस्क्यूटो पुलिस, ठीक है ना। उसको आपको ध्यान से देखना है। उसको उसका जो अगर उसकी उसमें निरीक्षक का जो बहाली होता है यानी ईएसआई, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जिसको दरोगा के नाम से जाना जाता है, ये सभी क्वेश्चन को इसमें दिया गया है दोस्तों। यानी का मतलब है कि 205 गो हमारा सेट है लेकिन 205 गो सेट हम पढ़ेंगे नहीं दोस्तों। इसमें संकलन क्या किया गया, 32 वर्षों का। दोस्तों एक बात बताइए, 32 वर्षों का है, 14,000 क्वेश्चन को इसमें संकलन किया गया है, लेकिन इसमें हम 1992 से जो क्वेश्चन जो है वो किया गया 1992 से 1992-93 का क्वेश्चन जो है वो पढ़ने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत पुराना हो चुका है। तो 1992 के क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेटेस्ट जो मान लीजिए 2020, 18, 22 ये सब जो क्वेश्चन होंगे इसी को पढ़ने का प्रयास किया जाएगा बेहतर रिजल्ट के लिए। 1992 का क्वेश्चन अब पूछता थोड़ी है उतना। चलिए ना शुरू करते हैं, देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। पहले ये किताब के बारे में आप लोग समझ गए। ये किताब जो होता है स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में आई हुई है और एकदम पूरा क्वेश्चन को इसमें दोस्तों वन लाइनर के रूप में सजा दिया गया है। यानी बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन को इसमें आसानी से और वन लाइनर में एक जगह आपको संकलित किया गया है दोस्तों। एक जगह आपको संकलित कर मिलेगा। तो इससे होगा क्या कि आप किसी भी एग्जाम को अगर तैयारी करिएगा ये क्वेश्चन टकराने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बिहार में किसी भी एग्जाम को अगर दीजिएगा तो चूंकि क्वेश्चन जो होता है रिपीट करता है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। किसी भी कार्य की दोस्तों शुरुआत करते हैं
उसके लिए ईश्वर के चरणों में नमस्तक होकर ईश्वर को प्रणाम करते हैं और ईश्वर से मांगते हैं आशीर्वाद कि हे ईश्वर, आप मुझे सद्बुद्धि दें और बुद्धि दें और अच्छाइयों को मार्ग पर मुझे चलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करें और हमें गलत रास्ता को हमेशा दूर रखें। दोस्तों, किसी भी काम को करते हैं ईश्वर से हमें एक बार ईश्वर को प्रणाम कर लीजिए, दोनों हाथों को जोड़ के, ताकि आपकी जो जितनी भी परेशानी हो सब धीरे धीरे ईश्वर खत्म करते जाएंगे। दोस्तों, मेहनत के सिवा दुनिया में अगर धन अर्जित करना है तो मेहनत के सिवा कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, मेहनत अच्छे से करते हैं तो हर काम अच्छा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड पे लगा हुआ है। देखिए, विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि है। मैं यूनिट एंड डायमेंशन जो पढ़ाऊंगा तो उसमें भौतिक राशि के बारे में बताऊंगा कि वैसी राशियाँ, भौतिक राशियाँ वैसी राशियाँ होती हैं जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। दोस्तों, यानी भौतिकी राशि वैसी राशियों को बोला जाता है जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, यानी उसको माप सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये सभी भौतिक राशि की श्रेणी में दोस्तों आते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी जितने भी होते हैं, ये सब तीव्रता जो होती है जितने भी होती है, सभी क्या होती है? हमारे भौतिक राशियाँ होती हैं। तो उस ये जितने भी चीज़ हम आपको पढ़ा रहा हूँ, ये केवल वन लाइनर सीरीज है जो आपको डेली रिफ्रेश करने के लिए, ताकि ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपके मस्तिष्क में ये चीज़ चलते रहे रिफ्रेशमेंट के लिए, ताकि आपको ये कंसेप्ट इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इसको केवल क्या करना है कि पढ़ते 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 इसको रट जाना है। दोस्तों, इसको समझना क्या है, इसको रट जाना है। लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा फिजिक्स का, जो मैं एक एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा फिजिक्स का, उसमें हर एक चीज़ को बताऊँगा कि आखिर में हम फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं। फिजिक्स में हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा इस चैनल पे, तो उसमें मैं आपको कंसेप्ट को देते जाऊंगा। लेकिन अभी कंसेप्ट दूंगा तो ये काम नहीं पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा वन लाइनर का यह सीरीज चल रहा है। इसमें हमको हर एक क्वेश्चन को पूरा करना है। कम से कम 10, अगर कम से कम 7-8 साल का क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हैं, मैंने 2018-15 के बाद के क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं, तो किसी भी बिहार के एग्जाम में जाइएगा तो उसमें पूछने की संभावना दोस्तों ज़्यादा आएगा। देखिए, अभी यहाँ जैसे कि है विद्युत धारा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों? विद्युत धारा दिया हुआ है। विद्युत धारा सबसे पहले दोस्तों दिया है, इसमें विद्युत धारा क्या किया गया है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, विद्युत धारा इसमें दिया हुआ है। तो मैं विद्युत धारा के बारे में तो बात नहीं करूंगा अभी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि होती है? क्वेश्चन पूछा कि भौतिक राशि किस प्रकार की भौतिक राशि होती है। डायरेक्ट याद रखना है क्या चीज़ हमको? मूल भौतिक राशि होती है। क्या होती है? मूल भौतिक राशि होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 66वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है 2021 में, 14/2/2021 में। उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार का उदाहरण होता है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा संभव होता है दोस्तों? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और प्रिज्म के द्वारा ही संपन्न होता है। प्रिज्म जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है? पूरा बिखेर देता है। इसे प्रकाश वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। हम समझते हैं उसको। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का क्या करना? विक्षेपित कर देना, अलग अलग भागों में तोड़ देना। दोस्तों, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं दोस्तों? तो वो 40 डिग्री, -40 डिग्री जो तापमान होता है दोस्तों, -40 डिग्री, इसमें सेल्सियस के बारे में बात करते हैं वो, और फ़ारेनहाइट के बारे में बात करते हैं वो। यानी दोनों पैमाने एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। इसमें अगर हम हीट आपको पढ़ाऊंगा हीट फिजिक्स में, तो उसमें ये चीज़ को मैं बताऊंगा दोस्तों। किस तापमान पर फिर सब मेल खाते हैं? लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है दोस्तों? सबसे पहले लेंस की क्षमता जो होती है, तो लेंस की क्षमता को क्या करते हैं? डायोप्टर में मापते हैं हम। क्या करते हैं हम? डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को क्या करते हैं? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को क्या करते हैं हम? डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? देखिए, कोई भी तरंग है दोस्तों, एक माध्यम से तो दूसरे माध्यम में जाएगा ही, चाहे वो ध्वनि तरंग हो या कोई भी चीज हो, प्रकाशी हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। प्रकाश जो होगा सरल से विरल में या विरल से सघन में जाता है। तो वो कंसेप्ट होता है कि अविलंब से दूर भागता है। अगर मान लीजिए विरल से, अगर सघन से विरल की ओर जा रहा है दोस्तों प्रकाश की किरण, तो अविलंब से दूर ही ना भागता है। लेकिन अगर विरल से सघन में आ रहा है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। उसी प्रकार ध्वनि के साथ भी कुछ घटनाएं होती है जो हम आपको बता रहे हैं। जब एक ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंगे
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की कौन सी प्रकृति जो होती है वो चेंज नहीं होती है, वो आवृत्ति होती है। आवृत्ति जो होती है इसकी अपरिवर्तित, चेंज नहीं होती है। कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन होता है। आवेश रहित का मतलब होता है दोस्तों उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आवेश रहित का मतलब होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये परमाणु के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में, जहाँ पर नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑर्बिट का क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। आप सभी पढ़िएगा आगे, ठीक है ना। तो कौन सी राशि हो गया, कौन सा आवेश रहित होता है, तो न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ओम मीटर दोस्तों होता है प्रतिरोधकता का मात्रक। अभी जो क्वेश्चन पढ़े क्या आपको याद हो गया? अगर दोस्तों अगर आपसे कोई पूछा कि अगर ध्वनि तरंगे जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी उसकी जो गुण होती है, कौन सी उसकी प्रकृति होती है जो चेंज नहीं होती, तो आवृत्ति हो जाती है। देखिए ओमीटर को हो गया प्रतिरोधकता। नीलम न होता है रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। क्या होता है Al2, क्या होता है दोस्तों होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले Al2 क्या होता है O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे व्यक्त किया जाता है, ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोल की गुणवत्ता यानी पेट्रोल की जो गुणवत्ता है, पेट्रोल कैसा है, पेट्रोल अच्छा है या बुरा है, उसकी गुणवत्ता को किस नंबर से व्यक्त करते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से व्यक्त करते हैं। अगर एक क्वेश्चन दोस्तों आ जाए पेट्रोल की गुणवत्ता को किस में व्यक्त करते हैं, तो क्या मारिएगा आप, ऑक्टेन नंबर में व्यक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम ऑक्टेन संख्या में व्यक्त करते हैं। पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है, एंटीबायोटिक होती है। पेनिसिलिन जो होती है क्या होती है, एंटीबायोटिक दवा होती है। आजकल का जो प्रचलन चला हुआ है दोस्तों, इतनी भी बीमारी हमारा बदल गया है कि डॉक्टर जो होते हैं किसी भी चीज़ को जाते हैं दवा कराने के लिए, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का डोज जरूर देता है। देता है कि नहीं देता है बताइए, देता है ना, है एंटीबायोटिक। किसी भी कीटाणु को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक डोज को चलाया जाता है ताकि उस बैक्टीरिया को मार सके। ठीक है ना। पेनिसिलिन मेरी क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। CNG क्या होता है, CNG का मुख्य घटक क्या होता है, तब मीथेन होता है इसका। CHP का क्या होता है, मुख्य घटक की बात करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है, इसका क्या होता है, कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट इसका घटक जो होता है, इसका घटक ये क्या होता है मेरा, CH4 होता है। CH4 को हम मीथेन गैस कहते हैं ना। CH4 का मतलब क्या हो गया, मीथेन गैस होता है। अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्राइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अम्ल वर्षा जो होती है दोस्तों, जो अम्ल वर्षा होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्राइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अम्ल वर्षा कभी कभी जो होता है उसका जो मुख्य घटक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये होता है अल्मोनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। NO3 है तो इसको नाइट्राइड बोलेंगे, और SO4 है तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड बोलेंगे दोस्तों। यानी अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है HNO3 और H2SO4 होता है। भारी जल का क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, D2 हो गया। पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। pH मान कितना होता है, pH मान कितना होता है, 7 होता है, 7। pH मान कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। देखिए सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, ये जो pH जो मान होता है, pH मान जो होता है आप देखते हैं हमारा स्केल पे आता है, जो 0, -1, -2, -3, -4 होता है, और इधर क्या हो जाएगा, +1, +2, +3 और +4। यानी इधर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इधर बढ़ेगा 7 से अगर ज़्यादा होगा, सॉरी उस तरह नहीं होता है, सॉरी। यहाँ मेरा क्या हो गया, 7 हो गया। अगर 7 है तो मान लीजिए क्या है, यहाँ उदासीन है, क्या है, उदासीन है। 7 से अगर 8, 9, 10, 11 बढ़ रहा है तो है, और 7 से मान लीजिए घट रहा है, -6 हो गया, माइनस अगर 5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, इधर की ओर बढ़ रहा है तो क्या होती है, अम्लीयता इसकी बढ़ जाती है। इसकी अम्लीयता जो है, ये अम्लीयता यहाँ बढ़ रही है, और यहाँ जो इसके जो आगे जो बढ़ रही है इधर से, इधर जो है क्या होता है, क्षारीयता बढ़ रही है उसकी। क्या होती है, क्षारीयता जो होती है बढ़ रही है।
क्षारीयता क्या हो रही है, बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है ना। अम्लीयता इधर घट रही है और इधर क्या होता है, क्षारीयता बढ़ रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, भारी जल। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। पानी का pH मान कितना होता है, 7 होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रोपिन का। प्राकृतिक जो रबर होता है दोस्तों, प्राकृतिक जो रबर होता है किसका बहुलक होता है, आइसोप्रोपिन का। आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, ठीक है ना, आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है। पानी की टंकी में पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। पानी की जो टंकी है पानी की जो टंकी है पानी की जो टंकी है पानी की टंकी में अगर फंगी जो बैठ जाता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगी जो होता है, फंगी यानी कवक जो बैठ जाता है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 होता है। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि पानी के टंकी को साफ करने के लिए दोस्तों, पानी के टंकी को साफ करना हो दोस्तों, तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट का ही यूज करेंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट से पानी की जो टंकी होती है वो साफ हो जाती है। उसके बताया पौधों में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, जाइलम, ज से जाइलम, ज से जाई यानी क्या चीज जाई, तो पानी जाई। पौधे में प्रकाश संश्लेषण, पानी किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं यानी लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये जानते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या होता है, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है, ठीक है ना। एंजाइम जो होता है लाइपेज, एंजाइम क्या होता है, लाइपेज, लाइपेज होता है, माइलेज होता है, अब क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, 3 एंजाइम होता है। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, क्षय रोग के लिए। क्षय रोग का रोग है, क्षय रोग का अगर आप उपचार करना चाहते हैं दोस्तों, क्षय रोग का अगर आप उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, क्षय रोग का अगर आप इस्तेमाल करना है, क्षय रोग का अगर आपको उपयोग करना है तो उसके लिए अग्नाशय का योग। सबसे पहले क्या है, क्षय रोग के लिए क्या होगा, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए, क्षय रोग के लिए, ठीक है ना। जैसे TB वगैरह होता है ना, सब क्षय रोग होता है मेरा। कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन होता है दोस्तों। क्या होता है मेरा, इंसुलिन होता है। इंसुलिन मेरा क्या होता है, अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। अंगोरा ऊन किस पशु से निकाला जाता है, खरगोश से। खरगोश से हम अंगोरा ऊन को निकाल सकते हैं दोस्तों। अंगोरा का जो ऊन है वो किससे प्राप्त करते हैं, तो खरगोश से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है, गोवा में है। इसको याद रखना है दोस्तों। अभी दोस्तों ये सब बताइए, ये सब में कोई कंसेप्ट काम करेगा क्या, नहीं कंसेप्ट काम करेगा, क्योंकि सलीम अली चिड़िया अभयारण्य पूछा कहाँ पे है, सलीम अली यानी मुस्लिम नाम है ना, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली किसका नाम है, तो गोवा। कहाँ पे है, तो गोवा में। यानी सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ पे है, गोवा, गोवा में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, सगुन। कौन सा पोर्टल, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए, यानी भारत में शिक्षा प्रणाली के दोस्तों सुधार करना है, भारत में शिक्षा प्रणाली का दोस्तों सुधार करना है दोस्तों, तो उसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सगुन ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, रूपसी आसाम में है, रूपसी। क्वेश्चन पूछेगा रूपसी हवाई अड्डा, यानी देखिए हवाई अड्डा के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभयारण्य के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे दोस्तों, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे तो अभयारण्य, कौन अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, उस चीज़ को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि BPSC ने इस क्वेश्चन को दे दिया है, इन्हें पूछ दिया है, तो हो सकता है आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए। 4.0 टीचर की बहाली आ रही है, उसमें भी ये चीज़ रिपीट हो जाए। यानी कहने का मतलब है चिड़िया अभयारण्य, जितने भी हमारे अभयारण्य हैं, जंगल है, उसको हमको देखना है। और उसके बाद से क्या होता है, हवाई अड्डा, माने कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है, उसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि रूपसी हवाई अड्डा हमारा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, आसाम में है, उसको पूछ दिया रूपसी अड्डा। क्या होता है, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। बीज बचाओ उत्तराखंड में शुरू किया है। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है। देखिए अब एक बात समझिएगा,
मास्क इतना है जरूरी, जीवन अगर जरूरी है दोस्तों, आप कोरोना काल में अच्छे से देखे होंगे, आप कोरोना काल में अगर आप रहे होंगे, कोरोना काल में अगर दोस्तों महसूस किए होंगे कि मास्क 2 गज है दूरी जरूरी, और मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी या 2 गज दूरी भी है जरूरी, दो गो चीज नियम ही बन गया था, 2 गज दूरी या मास्क है जरूरी। ये क्या बना था, एक आप देखने को मिलता होगा, हर जगह लिखा भी था, 2 गज दूरी या मास्क क्या चीज है जरूरी। देखे थे ना आप लोग, तो वही चीज था कि कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों कि जिन्होंने मास्क पे कानून बना दिया था कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा दोस्तों। वो कौन सा राज्य है, वो मेरा राजस्थान राज्य है। वो कौन सा राज्य है, राजस्थान है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। देखिए समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची वैसे सूची कहा जाता है जिसमें दोनों सरकार कानून को बना सकते हैं, चाहे वो सरकार राज्य सरकार हो और चाहे वो मेरी क्या हो, केंद्र सरकार हो। यानी समवर्ती सूची के विषय पे दोनों सरकार कानून बनाती है। लेकिन कुछ में होता क्या है कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि हमारे समवर्ती सूची पे केंद्र ही कानून बनाए, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार भी आपकी राज्य सूची के विषय पे कानून बना देती है, लेकिन राज्य सरकार में अनुमति लेने के बाद ये नियम होता है दोस्तों। राजस्थान के स्थित खेतरी खदान, खेतरी देखिए, अब खदान से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो खदान भी जानना है कि कौन से खदान किस राज्य में है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। खेतरी खदान, ख से हो गया खेतरी, खदान और त से हो गया तांबा, यानी खेतरी जब आएगा तो तांबा मार देंगे। खेतरी खदान आएगा तो क्या करेंगे, तांबा मार देंगे। जब भी आएगा खेतरी तो क्या करेंगे, हम तांबा को मार देंगे। जब भी आएगा खेतरी तो हम क्या करेंगे, तांबा को मार देंगे। ठीक है ना। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध, तांबा के लिए। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून को। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया। ये सब तो करेंट की क्वेश्चन होती है। सांख्यिकी ये सब जो होता है, दिवस जो होती है, लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट में दिवस दिया है, उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सब वहाँ से पढ़ा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, 29 जून को। सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। देखिए द्वीप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, द्वीप से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा द्वीप कहाँ पे महासागर में स्थित है। तो अतफू, अतफू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। यहाँ देखिएगा, भारत के किस देश के साथ स्वतंत्र आगमन रेजिम है, म्यांमार के साथ। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र क्या है, आवागमन रेजिम है, रेजिम। भारत के किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, तो वह म्यांमार के साथ। म्यांमार मेरा पड़ोसी देश होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं ना पड़ोसी देश के बारे में, जो वैसी देश जो भारत से क्या है, सटा हुआ है। वैसा देश जो भारत से क्या है, सटा हुआ है, यानी इंडिया से जो सटा हुआ देश है दोस्तों। इंडिया से जो देश सटा होगा वही ना भारत का पड़ोसी देश होगा। इसमें मेरा पाकिस्तान भी सटा हुआ है ना, पाकिस्तान भी मेरा सटा हुआ है। पाकिस्तान है, उसके बाद से क्या है, बांग्लादेश है। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, भूटान, भूटान, ये सभी जो होते हैं हमारे पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है ना, जो भारत से सटा हुआ है। उसके बाद से क्या होते हैं, टैंक 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 1.5 कूटनीति क्या होती है, सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, वुहान में। ठीक है, भारत और चीन के बीच दोस्तों, भारत और चीन के बीच अनौपचारिक रूप से क्या हुआ था, हमारा सम्मेलन भी हुआ था। और ये सम्मेलन जो है दोस्तों, ये सम्मेलन जो दोस्तों है, भारत और चीन के बीच क्या किया गया था दोस्त, भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, औपचारिक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, वुहान में। ट्रैक ट्रैक क्या होता है, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है, सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति होती है। गैर सरकारी का मतलब हो गया जो सरकार का हस्तक्षेप नहीं, या प्राइवेट हो, और सरकारी जो सरकार का हस्तक्षेप हो, जिसमें डायरेक्ट उसकी सरकार की भागीदारी हो, तो वो सरकारी चीज़ होती है। गैर सरकारी सरकारी का मतलब होता है जो प्राइवेट चीज़ होता है, उसको गैर सरकारी बोलते हैं। 2000 में मेकांग मेकांग गंगा जो कब कहाँ शुरू हुआ था, लाओस में, लाओस। 2000 में, सन 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया था, तो लाओस में शुरू किया गया था। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है, किस देश का
किस देश का अहमदाबाद के साथ, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या हो गया, वीवीआई मेरा क्वेश्चन हो गया, वीवीआई क्वेश्चन हो गया ये। अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है, अहमदाबाद के किस देश के साथ अहमदाबाद का जो संबंध है दोस्तों, अहमदाबाद कहाँ पे है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद क्या है, अहमदाबाद गुजरात में है। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है, तो वो जापान के साथ। जापान के साथ हमारा अहमदाबाद जो शहर है उससे डायरेक्ट संबंध है दोस्तों। अहमदाबाद जो शहर है उससे डायरेक्ट संबंध किससे है, जापान को है। उससे जापान जो देश है उससे है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है, प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के एक मंत्री बने हैं जिसका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, आईएमएफ। क्या होता है, आईएमएफ, आईएमएफ, आईएमएफ होता है, ठीक है ना। आईएमएफ क्या करता है, उसको प्रकाशित करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट जो इंडेक्स होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, तो आईएमएफ प्रकाशित करता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है, मोतिहारी से। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मोतिहारी में नेपाल की जो प्रथम बहुराष्ट्रीय पाइपलाइन पेट्रोल, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो होती है वो बिहार के कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बिहार के दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बिहार के नेपाल से प्रारंभ होती है, भले सॉरी नेपाल मोतिहारी से प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है, तो मोतिहारी से प्रारंभ होती है। आप लोग समझ गए हैं, बोलिए समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा कर सकता हूँ। नेपाल की बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है कहाँ से शुरू की गई है, मोतिहारी से। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है 2018 में किया गया है। कब किया गया है, तो 2018 में किया गया है दोस्तों, 2018 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी में है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फाउंडेशन या फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय की अगर बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, न्यू जर्सी में। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है, पटना बिहार में। डॉल्फिन भारत की प्रथम दोस्तों, भारत की प्रथम डॉल्फिन जो प्रयोगशाला है, वेधशाला कहाँ बनाई गई है, पटना के बिहार में। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, बेगूसराय में। बिहार में एक रामसर क्षेत्र होती है दोस्तों। कुछ क्षेत्र होते हैं जो हमें धरोहर के रूप में, हमारे देश के जो धरोहर होते हैं उसको आपको रामसर क्षेत्र के श्रेणी में रखा गया है, जो काफ़ी प्रचलित होते हैं और उस नाम और सम्मान होती है उसकी, और रामसर स्तर की श्रेणी में उसको रखा जाता है। यूनेस्को के द्वारा ये काम किया जाता है। तो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है बेगूसराय में स्थित है। वन मोर क्या होता है, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, तो एप्पल ने किया था। वन मोर थिंग क्या होता है, वन मोर थिंग होता है दोस्तों। वन मोर जो थिंग होता है, देखिए वन मोर थिंग वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, तो एप्पल ने किया था। क्या है, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है, सोनू सूद। देखिए दोस्तों, सोनू सूद की चर्चा आप लोग हमेशा देखते होंगे। मनीष कश्यप जो थे बिहार में जो मनीष कश्यप थे, इनसे काफ़ी इनकी दोस्ती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा देखने के लिए कम मिलता है। लेकिन पहले बिहार भी ये आ चुके हैं सोनू सूद, और ये आई एम नो मसीहा के लेखक हैं, यानी बुक है इनका। आई एम नो क्या होता है, आई एम नो यानी आई एम नो जो इनकी बुक है, और ये आई एम नो जो है इनका क्या है, बुक है। आई एम नो आई एम नो आई एम नो आई एम
आई एम और क्या होता है नो। आई एम नो जो है इनका क्या है, बुक है। आई एम नो मसीह के लिए कौन है, सोनू सूद। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी से। प्रथम मानव जो जीवाश्म है, प्रथम क्या है जो मानव जीवाश्म है दोस्तों, प्रथम जो मानव जीवाश्म है, प्रथम जो मानव जीवाश्म है कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, नर्मदा नदी से वो प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, वो नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई है। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य काफी शक्तिशाली और अच्छे शासक माने जाते हैं, और इन्होंने भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है, बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिभा किस शैली से प्राप्त होती है, गंधार शैली से। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिभा, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिभा किस शैली से प्राप्त होती है, गंधार शैली से, ठीक है। प्राचीनतम जो प्रतिमा जो है किस शैली से, तो गंधार शैली। बुद्ध के बारे में जो भी अगर आ जाए, उसकी प्रतिमा के बारे में आ जाए, जो भी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट दोस्तों मारेंगे क्या चीज हम, गंधार शैली होती है। बुद्ध के बारे में चर्चा मिलेगा, गंधार शैली। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। क्या हुआ था, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में जो युद्ध हुआ, 1565 में जो युद्ध हुआ था उसको क्या कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध, उसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती है, शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य संबंध में सहायता प्रदान करता है, तो शिवाजी के। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों, ये सही बात है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे बनाता है, लॉर्ड क्लाइव को बनाता है, क्योंकि इन्होंने जब आया तो उस समय क्या किया था, पूरी तरह से देश में जितने भी हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी व्यापार संगठन थे, सभी पर यह पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत कायम करने में सफल रहा था। इसलिए वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो लॉर्ड क्लाइव को मारते हैं। वास्तविक संस्थापक, विस्तार बहुत ज़्यादा किया था इन्होंने। 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी दोस्तों। 1857 की जो फ्रांस की क्रांति थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, ठीक है। 1857 क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। भारत का आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। बिरसा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो ये बिरसा मुंडा था। 1857 क्रांति कहाँ से, मेरठ से। 1857 क्रांति कहाँ सर्वप्रथम हुई, मेरठ से। भारत का प्रथम साम्राज्य का विस्तार कौन किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रथम भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन थे, एस राधा कृष्णन। प्रथम भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन थे, एस राधा कृष्णन थे, एस राधा कृष्णन थे। भौतिकी के क्षेत्र में इसे प्राप्त हुआ था। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, राजगीर। राजगीर जो है क्या है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बिहार का एक शहर है दोस्तों, बिहार का वह कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यानी बिहार का वह कौन सा शहर है जो चारों तरफ से दोस्तों 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी उसके अगल बगल चारों तरफ देखिएगा तो पहाड़ ही पहाड़ नजर आता है। राजगीर का जो ट्रेनिंग भर्ती सेंटर है, राजगीर पुलिस एकेडमी जो है, जहाँ पे दरोगा से लेकर डीएसपी तक की ट्रेनिंग की जाती है, वो 5 पहाड़ियों के बीच यानी राजगीर में ही बनाया गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पे, अगर आप जाके देखते हैं काफ़ी सहूलियत और आपको आनंद फील होता है दोस्तों। क्योंकि राजगीर ट्रेनिंग भर्ती पहुँचने के लिए हर किसी का औकात नहीं होता उसके अंदर घुस के ट्रेनिंग करने का। वही घुसता है या तो डीएसपी बनता हो और नहीं तो बिहार दरोगा के द्वारा चयनित होता हो, उसी के नसीब में होता है बिहार पुलिस एकेडमी जाना दोस्तों। तो बिहार पुलिस एकेडमी अगर जाना चाहते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। 1857 मेरठ में हुई थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। प्रथम पढ़ने वाला कौन थे, राधा कृष्ण। बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ वो क्षेत्र है, शहर है वो राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, बिहार के थे। उसमें कौन बड़ा बात है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का
16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में दोस्तों। अभी ये झारखंड में पड़ता है, लेकिन वह पहले बिहार में ही था। लेकिन बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन वो कहाँ हुआ था? तो वह हजारीबाग में हुआ था। 16वां जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? तो वह हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृतियाँ है, नौ पाषाणिक संस्कृति है। नौ पाषाणिक, नौ पाषाणिक, पाषाण का मतलब क्या होता है? जहाँ पत्थर का आविष्कार होता है दोस्तों, उसे पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग जो होता है, मध्य पाषाण युग, नौ पाषाण युग, ये सब उसमें श्रेणी में रखा जाता है। तो बिहार का चिरांद नामक, चिरांद जो नामक पूरा स्थल है, चिरांद नामक जो पूरा स्थल जगह है, नौ पाषाण संस्कृति वहाँ पे मिलती है देखने को। नौ पाषाण संस्कृति क्या होती है दोस्तों? वहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की, रामकृष्ण सोसाइटी की। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। क्या था? जयराम, जयराम दौलत राम। क्या था? जयराम दास, जयराम दास दौलत राम। क्या था? दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। बिहार का प्रथम राज्यपाल। स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना दोस्तों? जयराम दास दौलत राम। देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, ठीक है ना। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील और ईरी झील। ओंटारियो झील और क्या होता है? ईरी झील। ओंटारियो झील होता है और क्या होता है? ईरी झील होता है दोस्तों। ओंटारियो झील और क्या होता है? ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग। रूस का वह कौन सा शहर है जिससे उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। यूरोप में पिरनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस को। क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप में जो पिरनी पर्वत है, यूरोप की जो पिरनी पर्वत है, किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस की। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? लाहौर, लाहौल हिमाचल प्रदेश में। लाहौर नहीं, लाहौर नहीं, लाहौर तो हो जाएगा मेरा पाकिस्तान में दोस्तों। तो लाहौल है। क्या है? लाहौल है, लाहौल। भारत में चंद्रा, भारत में क्या है? चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल हिमाचल प्रदेश में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो क्या है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भौरभौर, भौरभौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, वही मुंबई महाराष्ट्र। भारत का वह कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है। मध्य प्रदेश जो होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश जो होता है एमपी में, तांबा क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे। तांबा जो होती है क्या होती है? सबसे ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो लिद्दर लिच्छर नदी है, लिद्दर नदी, लिच्छर। कश्मीर के में पहलगांव, पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लिच्छर नदी पर, ठीक है ना। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लिद्दर नदी पर। क्या है? लिद्दर नदी है, लिद्दर, लिद्दर नदी है, लिच्छर, लिच्छर और लिद्दर। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों ये। बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर पर सबसे अधिक है? बिहार में वो कौन सा अनाज है दोस्तों? बिहार में वो कौन सा अनाज है जिसका प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? वो मेरा मकई होता है। क्या होता है? मकई होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला कौन सा है? मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी और दरभंगा में। सबसे अधिक अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे अधिक अगर मधुबनी का अगर मछली का उत्पादन होता है तो वह बिहार और दरभंगा में होता है। दरभंगा में होता है और मधुबनी में होता है। क्योंकि इधर से जाइएगा, अगर मुजफ्फरपुर से अगर आप यात्रा करते हैं दोस्तों, बस बाई बस से
बाई बस अगर मुजफ्फरपुर से यात्रा करते हैं तो जाइएगा पहले दरभंगा पड़ेगा, और दरभंगा से आपको 30 हमको लग रहा है 25-30-32 किलोमीटर मधुबनी वहाँ से पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है मधुबनी। तो ये दोनों जिला जो होती है वो मछली के उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नदी की संख्या ज़्यादा पाई गई है। बिहार में मछली के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला का मधुबनी और दरभंगा होती है। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी होती है? मूंग और मसूर होती है। सबसे अधिक शीर्ष श्रेणी में देखते हैं तो मूंग होता ही है, और उसके बाद से क्या होता है? मसूर भी होता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो होता है हमारा बिहार में होता है, जहाँ से हम हैं पश्चिमी चंपारण, जो बेतिया जिला को बोला जाता है पश्चिमी चंपारण। और हमारे गांधी जी के द्वारा ज़्यादा ये फेमस है चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। बिहार में गन्ना उत्पादन का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में। देखिए क्वेश्चन याद करिएगा, गन्ना सबसे अधिक उत्पादन करना होगा तो पश्चिम चंपारण मानेंगे। अब मछली में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है तो वो दरभंगा और मधुबनी मारेंगे। और सबसे पूछा बिहार में सबसे ज़्यादा अनाज प्रति हेक्टेयर किसका होता है तो मक्का मारेंगे, यानी मक्का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। बिहार के जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है रोहतास में। देखिए रोहतास में सबसे अधिक नहर का सिंचित क्षेत्र है। नहर में सबसे अधिक, नहर से सिंचाई वहाँ पे जाती है। नहर के द्वारा ही पानी को, नहर सिंचित का मतलब हो गया नहर के द्वारा सिंचाई होती है। बिहार का वो कौन सा राज्य है जिसमें नहर के द्वारा अधिकतम क्षेत्र को सिंचाई के माध्यम से कोई भी फसल को उगाते हैं? तो रोहतास जिला होता है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला भी है रोहतास। साक्षरता दर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो साक्षरता दर काफ़ी इसका अच्छा है, बेहतर है रोहतास का। रोहतास को सासाराम भी कहते हैं। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायनी। रहीमतुल्लाह और मोहम्मद सायनी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों ये चीज़ बराबर पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी कब हुई थी, तो 9 दिसंबर। ये आपको जरूरी है याद रखना, ठीक है ना, ये आपको जरूरी याद रखना। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक थी ये संविधान सभा की, ये क्या थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। संविधान सभा की क्या थी? प्रथम बैठक थी। प्रथम क्या थी? ये बैठक थी। संविधान सभा की क्या थी? प्रथम बैठक थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के, संसद के दोनों सदनों। देखिए संसद के दोनों सदनों का मतलब हो गया उच्च सदन और क्या होता है? निज सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा, ये हो गया। और राज्य विधानसभाओं का मतलब हो गया राज्य की विधानसभाएं का निर्वाचित सदस्य, विधायक हो गए, ये सभी शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। सरकारी नौकरी में जो पिछड़ा वर्ग है, सरकारी नौकरी का जो पिछड़ा वर्ग है उसको हमको आरक्षण देना है, ये सब लागू है इसमें। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कटौती प्रस्ताव होता है। कटौती प्रस्ताव का मतलब ये, मान लीजिए कोई बजट पहले से पास है दोस्तों, कुछ बजट पहले से पास है और उस बजट में हमको कटौती करना है, तो कटौती प्रस्ताव हम सबसे पहले भेजेंगे दोस्तों। कटौती प्रस्ताव हम भेजेंगे, कम खर्च अगर हम करेंगे, प्रस्तावों को खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये मेरा क्या होता है? कटौती प्रस्ताव होता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषदों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। लेकिन 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, 91वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, उसमें क्या बताया गया? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 15% से सीमित रहेगी, सीमा तक निर्धारित की गई, यानी 15% से अधिक नहीं होगा।
लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या होता है, संवैधानिक संशोधन में मंत्री परिषदों की संख्या, यानी मंत्री जो परिषद होंगे, मंत्री जो होंगे, उनकी संख्या जो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। वो कब किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? संख्या केंद्रीय सांख्यिकी CSO होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? केंद्रीय बजट 2005-06 में जेंडर बजट मैंने शुरू किया गया था 2005-06 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे दोनों कौन थे? तो सैयद हुसैन बलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। सैयद हुसैन बलग्रामी, इसको फिर से हमको याद देखते हैं इसको। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठन किया। कहने का मतलब 1902 ईस्वी में क्या था? लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले क्या किया था? 2 भारतीयों को शामिल कर दिया और उन्होंने सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। ये दोनों कौन थे? तो सैयद हुसैन ग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? पूना में जो सार्वजनिक सभा हुई थी पूना में जो सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में कुछ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उसकी संख्या कितनी? 33 थी, यानी 33 थी। 33 के मतलब कितना? 33% हो गया। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया था? नगदी फसल नील की खेती। वही नगदी फसल नील की खेती में चंपारण आंदोलन जो था वो किसके विरोध में किया गया था? क्वेश्चन पूछेगा चंपारण जो आंदोलन था वो किसके विरोध में किया गया था? तो अंग्रेज उस समय क्या करते थे? चंपारण में नील की खेती को किया करते थे। बोलते थे कि नील को खेती को आप लोग करना है। नील की खेती में क्या होती थी? नील की खेती से जो हमारे किसान के जो खेत होते थे वो अनउपजाऊ होते जाते थे, बंजर होते जाती थी वो मिट्टी, उर्वरा शक्ति उसको घटती थी। और अंग्रेज यही चाहते थे कि भारत को कैसे नष्ट कर दिया जाए, भारत को कैसे अपने किसानों को हम दबदबा अपना दिखा सकें, और उसके दौरान नील की खेती कराई जाती थी काफ़ी। यही अंग्रेजों ने सबसे पहले गांधी जी ने देखा चंपारण में आके, तो उनको बहुत बुरा लगा और गांधी जी ने इसके विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी थी। और चंपारण सत्याग्रह की नींव हमारे चंपारण से ही शुरू हुआ था। इसलिए चंपारण पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भी फेमस है दोस्तों। चंपारण कोई छोटा नाम नहीं है। मुस्लिम के स्थान कहाँ तक पहुँचे थे? यहाँ तक। भारतीय कांग्रेस में 33 थे। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किस विरुद्ध किया था? नगदी फसल के लिए, नील की खेती। 1904 में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कौन सी की गई थी? देवघर में की गई थी। 1904 में गोल्डन लिंक की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? देवघर। ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। अभी उस समय बिहार में था लेकिन झारखंड में हो गया। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी। 1906 में लंदन में क्या किया गया था?
अभिनव अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। जेपी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने। 1892 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। 1872 में बिहार हेराल्ड का जो आरंभ किया था किसने किया था? तो वो किया था आपका गुरु प्रसाद सेन ने। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब से? तो 1925 से मनाना शुरू किया था। 1925 से वो मनाना शुरू कर दिया था दोस्तों। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? गद्दर आंदोलन के दौरान हुआ था दोस्तों। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? गद्दर आंदोलन के दौरान। 1934 में कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब ये बीपीएससी का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछा हुआ है 2021 में पूछा हुआ है। 14/2/2021 का जो आप परीक्षा का जो 14/2021 का जो आप सेट अगर बनाते हैं इसमें ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के मिलेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि ये बिहार देखिए वन लाइनर अगर ये है दोस्तों तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही बार आपको सभी पढ़ा दूंगा। पहले अभी बीपीएससी का स्टार्ट किया हूँ, जब बीपीएससी को 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे ना तो उसके बाद से बीपीएससी टायर 4.0 4.3 मतलब 2.3 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 तो आने वाला है तो उसका तो क्वेश्चन दिया ही नहीं होगा। लेकिन इसमें जो पुराना है कम से कम थोड़ा दिन पुराना है तो इसमें बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 1.0 या 2.0 उसका क्वेश्चन यहाँ इसमें होगा। अगर नहीं भी होगा तो फिर हम उसको ऐड करके करवा देंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि बिहार में किसी न किसी एग्ज़ाम को अगर आप देने जाते हैं बिहार में तो क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम से ही पूछा जाता है। और ये पढ़ने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि बिहार में जो क्वेश्चन होते हैं जो बिहार के एग्ज़ाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं यानी स्पेशल फॉर बिहार का जो क्वेश्चन होता है वो सभी क्वेश्चन भी इसमें पकड़ा आएंगे तो अच्छे से वो पकड़ा जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से आप पकड़ा जाएंगे और आप बना भी पाएंगे दोस्तों। ये छोटा सा एक प्रयास है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और चैनल को अधिक से अधिक अगर आप शेयर करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए, एनर्जी मिलता है दोस्तों। उससे होता है क्या है कि मैं एनर्जेटिक रहता हूं तो आपको रोज़ एक वीडियो देने का प्रयास भी करता हूं। एकेडमी चैनल है नवनीत एकेडमी, मैं सभी दोस्तों और भाइयों से चाहूँगा कि जितने भी लोग इस सेशन पे जुड़े हुए हैं सभी लोग नवनीत एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि नवनीत एकेडमी चैनल पे हर एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा। एकदम ये नहीं है कि आर्ट्स है साइंस है ये कुछ नहीं है, सब कुछ है। कंपटीशन में जितना कुछ पूछा जाता है सबको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। मैथ ही पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा और साइंस भी पढ़ाऊँगा और साथ साथ आपको ये जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है ये भी पढ़ाऊँगा। और उसके बाद से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है हिस्ट्री वगैरह का वो सबका भी सेट मैं लेकर आ रहा हूँ। और बिहार दरोगा का भी सेट चलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा, रोशन आनंद सर के द्वारा सेट बनाया गया है प्रैक्टिस से, उसको भी एक बार चला लिया जाएगा। क्या दिक्कत है दोस्तों, प्रैक्टिस से चलाने में क्या दिक्कत है, उससे तो फ़ायदा ही ना होता है। उसमें सभी क्वेश्चन का क्या होता है, निचोड़ होता है, निचोड़ सभी क्वेश्चन का होता है। तो प्रैक्टिस सेट से काफ़ी फ़ायदा होती है। अगर डेली आप रिविजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक सेट डेली मारना पड़ेगा दोस्तों। एक सेट अगर डेली मारते हैं उससे आपका जो पुराना जो कंसेप्ट होगा वो भूलिएगा नहीं, वो चीज़ याद होते रहेगा और जो नया पढ़िएगा उसमें ऐड होते रहेगा। इससे होगा क्या कि आपका नंबर जो है पर डे जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सेट में बढ़ने का प्रयास करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप सेट में अच्छा नंबर लाते हुए दिखाई दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।